हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप जो लेसन पढ़ने वाले हो उसका नाम है ग्रेविटेशन, साइंस 1 का फर्स्ट लेसन। और इसके पहले वाले वीडियो में आपने जो देखा था उसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों, ये करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अब मान लो ये मेरे पास एक बॉल है, आप इसको स्टोन समझो। अब अगर मैं इसे ऊपर फेंकता हूं, अब ये जो स्टोन है या जो बॉल है, अब मैंने ऊपर फेंकी तो ये ऊपर ही चली जानी चाहिए थी, वापस नीचे क्यों आई? ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी वजह से ये नीचे आया? तो आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो अर्थ है, इसका जो मास है वो उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है और अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकूं, जैसे कि मैंने ये बॉल आपको फेंक करके दिखाई थी, तो बच्चों ये जो मान लो स्टोन मैंने ऊपर की तरफ फेंका, जब ये स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है उसी वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से इस स्टोन की वेलोसिटी कम होते जा रही है और एक पार्टिकुलर हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। आप यहां देख सकते हो, इस बॉल को ऊपर फेंकने पर एक कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर ये थोड़ी देर तक रुकते हुए रहती है और फिर ये बॉल नीचे की तरफ आती है। उसके बाद क्या होता है, समझो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये क्या होगा, ये स्टोन नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है? अर्थ के सेंटर की ओर, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहा है। यानी ये स्टोन कहाँ जाने की कोशिश करेगा? सेंटर की ओर जाने की कोशिश करेगा। और बच्चों, जब ये स्टोन अभी नीचे ही क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। मतलब अर्थ पर या अर्थ के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है और ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है? क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपने ये बात भी देखी थी कि जब एप्पल ट्री पर से गिरा तो अर्थ की तरफ आया। हमने क्या देखा है, अर्थ पर का हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों, अब यहां पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये एप्पल है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने एक मटर का दाना लिया हुआ है और यह हमारा अर्थ है। अब क्या होगा, ये जो अर्थ है और जो एप्पल है, इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों अपने को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं और इनके बीच का जो फोर्स है, आपको मालूम है कि इसका फॉर्मूला जो है, आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी देखा था, F is directly proportional to product of masses inversely proportional to square of the distance between them। यहाँ पर इसका मास और इसका मास, इसका प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करो और उसे डिवाइड कर दो। तो जो भी आपको आंसर मिलेगा उतने फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अब ऐसा होना चाहिए कि अगर एप्पल अर्थ की तरफ जा रहा है तो अर्थ भी एप्पल की तरफ मूव होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। बच्चों, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अर्थ का मास एप्पल के मास से बहुत कम है। अब ये मान लो, इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश कर सकते हैं
एक पतला आदमी और एक मोटा आदमी। पतला आदमी और मोटा आदमी दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल होगा कि मोटा आदमी पतले आदमी के द्वारा खींचा जाए? नहीं, पतला आदमी ही क्या होगा, मोटे आदमी द्वारा खींचा जाएगा। अब यहां पर इसके ऊपर कुछ लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सर इसका मतलब अगर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और एक छोटा पहाड़ है तो ये बड़ा पहाड़ जो है छोटे पहाड़ को अपनी तरफ खींच लेगा, बड़ा पत्थर छोटे पत्थर को अपनी तरफ खींच लेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। लेकिन ये इस युक्तिवाद को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो बच्चों, हमारा अर्थ सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर का ये एक बड़ा पत्थर और एक छोटा पत्थर, ये दोनों पत्थर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना है? इनका मास ले लो, उसका प्रोडक्ट करो, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करो। आप देखोगे बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स आपको मिलेगा, कुछ 0.0000012 न्यूटन इतने के आसपास। और उसी समय अर्थ जो है इन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स इन दोनों के फोर्स के बीच से ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, बल्कि अर्थ पर ही स्टेबल कंडीशन में रहते हैं। अब थोड़ा सा ऐसा सोचते हैं, मान लो कि ऐसा हो जाए कि अर्थ पर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाए, अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं। अब मुझे बताओ क्या होगा? जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होते ही सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम अर्थ के सरफेस से डिटैच हो जाएंगे। क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमें सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसकी वजह से हम वहां पर मौजूद हैं। आप ये सोचो ना, अर्थ पे यहां पे ओशन है, यहां भी ओशन है। अब और अर्थ यूनिवर्स में है, तो पॉसिबल है ना बच्चों कि ये पानी नीचे गिर जाना चाहिए। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि इस पानी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ लगातार खींचते रहता है। अब जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हुआ तो आप समझ जाओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स के खत्म होते ही आप अर्थ से डिटैच हो जाओगे, और इस लॉ के अकॉर्डिंग अब कोई चीज नहीं है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रख रही है। अब सारे ऑब्जेक्ट बूम एक दूसरे से टकरा जाएंगे और अर्थ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। आप अर्थ के सरफेस पर क्यों टिके हुए हो? अर्थ के सरफेस पर आपको टिका के रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब बच्चों, अब एप्पल जो है ये अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स बाकी बड़े ऑब्जेक्ट्स पर भी लगता है जो बहुत दूर है? ऑफ कोर्स लगता है। हमारा मून जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, ये मून को भी अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अर्थ के ऑर्बिट में हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, राइट, ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये सब अर्थ पर क्यों नहीं गिरते? जैसे एप्पल अर्थ पे गिरा वैसे गिरने चाहिए। तो बच्चों, इसका रीजन है क्योंकि मून के पास अपना खुद का एक वेलोसिटी है। मून जो है, मान लो ये हमारा अर्थ हो गया और उसके चारों तरफ रिवॉल्व होने वाला ये हमारा मून हो गया। बच्चों, ये जो मून है ना, इस मून का खुद का वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी की वजह से मून सीधा जाना चाहता है, मगर होता क्या है जानते हो?
ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो ना वो अर्थ की तरफ आ पाता है और ना ही सीधा जा पाता है। वो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता रहता है। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता तो हमारा मून सीधा चला जाता। यही बात मून के साथ साथ जो अर्थ के चारों तरफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट इवॉल्व होते हैं उनके साथ भी यही होता है। हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उन्हें देते हैं और ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं और अर्थ पर आकर के नहीं मिलते हैं। तो ये सब बातें समझने के बाद अब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैंने यहां पर लिख के रखा हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझने से पहले कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, कोई भी, जो मैंने पहले लिखा हुआ था फिर से एक बार बता देता हूं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 और m2 है, तो ये जो फोर्स है ये दो ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हम F इज इक्वल टू लिखते हैं G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन दी स्क्वायर। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो ऑब्जेक्ट के साथ में दो बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब मुझे बताओ बच्चों, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहली वेलोसिटी v थी, u थी, बाद में v हुई, इसमें चेंज आया, अपॉन t मैं करूंगा तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। राइट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग इस बात को ऐसे समझते हैं। मान लो यहां पे अर्थ एक ऑब्जेक्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आते समय इसके ऊपर अर्थ का सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। मैंने आपको बताया था न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होता है तो वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाता है, एक्सेलरेशन में आ जाता है। यानी अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी अर्थ की तरफ आते समय बढ़ रहा है। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम g इस लेटर से दिखाते हैं और हम इसका वैल्यू भी फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। कोशिश नहीं, हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों अब हम ऐसे समझते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m which is situated at distance of r from the center of earth।
ये ऑब्जेक्ट m है जो अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, यानी ये डिस्टेंस कितना है, r है। अर्थ का मास हम m ले लेते हैं और जो ऑब्जेक्ट हम स्टडी करने वाले उसका मास क्या है, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, this or a force is responsible to produce acceleration in the object. Acceleration in the object. Here, acceleration is produced because of gravitational force. So this is called acceleration. This is called acceleration due to gravity, denoted by letter small g. ठीक है बच्चों, ओके। अब इस डायग्राम को मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि यहां पर हम लिखने वाले हैं। अर्थ जिसका मास है m, ये एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m, ये सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये सेंटर ऑफ अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो हमने ले लिया है स्मॉल r। अब यहां पे बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation, F is equal to G. What is G? Universal gravitational constant. Mass of the earth m1 into mass of the object m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, तो r square. This is your equation 1. बच्चों आप ये भी जानते हो कि F इज इक्वल टू m, एक फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने पढ़ा हुआ है। F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, लेकिन यहाँ पे जो ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, ग्रेविटी की वजह से, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, g से। तो फिर यहाँ पे हम जो F is equal to mg होगा, but F is equal to mg होता है। Equation 2 from 1 and 2, from 1 and 2, यहाँ पे F का वैल्यू ये है, यहाँ पे F का वैल्यू ये है, मतलब हम इनको जब कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो mg is equal to G
into mass of earth into mass of object अपॉन क्या हो गया r स्क्वायर। बच्चों ये m इस m से कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिला, gm अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर। आप वीडियो पॉज करके ये लिख लो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है derive the equation to find out the acceleration due to gravity, तो आपको इक्वेशन ऐसे ही लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो g आपको मिला वो क्या मिला, gm अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चाहिए, उसे आप वेक्टर क्वांटिटी कहते हो। तो अब यहां पे समझो, इसके दूसरी जो क्वांटिटी उसे आप क्या कहते हो, स्केलर क्वांटिटी कहते हो। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए खाली किसकी जरूरत है, मैग्नीट्यूड के। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप शुगर खरीदने जाते हो, शुगर खरीदने जाते हो तो आप दुकानदार को क्या कहते हो, मुझे ईस्ट डायरेक्शन में 5 kg शुगर दो, नहीं, आप खाली क्या कहते हो, मुझे शुगर दो, 5 kg शुगर। तो बच्चों 5 क्या है, ये शुगर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट होता है, तो 5 क्या हो गया, शुगर का मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं फोर्स की, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाते वक्त आप खाली फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हो, 5 न्यूटन फोर्स, आप मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की भी बात करते हो। आप बताते हो कि फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया गया, तो फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वैसे ही जब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपको डिस्टेंस के अलावा डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़े उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ये किसकी तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहां पे अप्लाई होता है, सेंटर पे, हर चीज को सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो जो उसका डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसका है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाँ देखो ध्यान से, g इज इक्वल टू क्या मिला आपको, gm अपॉन क्या मिला बच्चों, r स्क्वायर मिला। g इज इक्वल टू क्या मिला, gm अपॉन r स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कोई भी प्लैनेट का, खाली अर्थ नहीं, किसी भी प्लैनेट की बात करो, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड है, पहले तो g पे डिपेंड है। g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। दूसरी बात है, ये एक और चीज पे डिपेंड है, मास पे, उस प्लैनेट के मास, यहाँ पे अर्थ का मास है तो अर्थ के मास पे डिपेंड है, और साथ में डिस्टेंस की। ठीक है, अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अब यहां पे नहीं है, ये अब अर्थ के सरफेस पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, अर्थ के सरफेस पर। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो ये m हुआ, और ये क्या हुआ, कैपिटल M। और फिर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के बराबर हुआ। इसका मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ ऑब्जेक्ट is on the surface of earth, on the surface of earth,
तो फिर बच्चों g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी m, और यहाँ पे जो r है, जो डिस्टेंस है, वो किसके बराबर हो गया? अर्थ के रेडियस के बराबर हो गया। तो g इज इक्वल टू क्या मिलेगा? gm अपन r स्क्वायर। यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किस पे डिपेंड है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। इस ये जो स्मॉल m है इस इक्वेशन में कहीं है ही नहीं। इसका मतलब हर प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स होता है। हर एक का वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगा। अर्थ के लिए अलग वैल्यू मिलेगा, सैटर्न के लिए अलग वैल्यू मिलेगा, जुपिटर के लिए अलग मिलेगा। किस पे डिपेंड होगा? उनका मास और उनके रेडियस पर डिपेंड होगा। यहाँ पर हम अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो फाइंड करने का कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, मास ऑफ द अर्थ m इज इक्वल टू क्या है? मास ऑफ अर्थ। बच्चों मास ऑफ अर्थ इसका वैल्यू होता है 6 into 10⁻24 kg। कितना होगा? 6 into 10⁻24 kg। ये हमारे पूरे अर्थ का वजन है, याद रखने का। ये जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा, सम सॉल्व करने के लिए आपको काम में आएगा। अर्थ का मास कितना होता है? 6 into 10⁻24 kg। अब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, बार बार हम इसका वैल्यू बोलते जाते हैं तो ये वैल्यू हमें याद हो जाती है। 6.67, 3 भी रहता है लेकिन हम 6 कर लेते हैं, जो 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अर्थ का रेडियस मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये होता है 6 into 10⁻6 मीटर। 6 into 10⁻6 मीटर। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे क्या डिराइव किया। ठीक है, मैं इसे अब हटा देता हूं। अब बच्चों ये वैल्यूज मैं यहां पे रखता हूं। तो g इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻11 into m, mass of the earth, 6 into 10⁻24 divided by 6 into 10⁻6 का स्क्वायर आ गया। तो g इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 6.67 into 6 into 10⁻11 plus 24, 13 हो जाएगा, divided by 6 square into 10⁻12। अब g इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 6.67 into 6, 10⁻12 से 10⁻13 गया और यहाँ 10 बचा। 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 36। 6 का स्क्वायर। ये सब पूरा जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर है उसका वैल्यू कितना मिलेगा? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ के लिए फिक्स है कि अर्थ के लिए यही वैल्यू रहेगा। किसी और प्लैनेट पे जाओगे तो आप पहले तो उस प्लैनेट का मास पता कर लो, उस प्लैनेट का रेडियस पता कर लो। ये दो चीजें आपको मालूम हो गई, जी तो आपको मालूम ही है, तो आपको स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस प्लैनेट का आपको मिल जाएगा। तो बच्चों यहां पर आपने ये देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये जो है किस पे डिपेंड होता है?
टोटली उस प्लैनेट के मास और रेडियस पर डिपेंड होता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस प्लैनेट पर है उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज पर या उस ऑब्जेक्ट के नेचर पर बिल्कुल डिपेंड नहीं होता। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगला जो पार्ट है, जी का वैल्यू फाइंड करने के बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम सीखने वाले वो देखने वाले हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। मतलब जी का वैल्यू, आपको मालूम है कि जी का वैल्यू दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। एक तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो पहले हम देखते हैं जी में क्या चेंजेस होते हैं अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। बच्चों, आप ये बात सीख चुके हो कि हमारा जो अर्थ है ये पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है। अर्थ के रोटेशन की वजह से जो अपने चारों तरफ वो घूमता है उसकी वजह से वो पोल पर थोड़ा फ्लैट हो गया है और इक्वेटर पर बल्ज हो गया है। अगर वो पूरी तरह स्फेरिकल होता तो हर जगह पर उसका रेडियस सेम होता, लेकिन इस टाइप से जियोइड शेप होने की वजह से, अर्थ का शेप ऐसा है जियोइड है, तो यहाँ पे इक्वेटर पर रेडियस मैक्सिमम है और पोल पर रेडियस मिनिमम है। तो आपको मालूम है कि रेडियस जितना कम होगा जी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। इसलिए जब पोल पर जी का वैल्यू फाइंड किया गया तो ये वैल्यू मिला 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर पोल पर है यहाँ पे सरफेस पे, तो उस पे इतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अप्लाई होगा। यहाँ पे जो रेडियस है, ऑफ कोर्स इस रेडियस से रेडियस ज्यादा है। अब रेडियस ज्यादा है तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, तो यहाँ पे जो जी का वैल्यू है वो कितना मिलता है? 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब along the surface of the earth, since the shape of the earth is not completely spherical like this ball, it is geoid in shape, that is flattened at the poles and bulging at the equator. That's why the radius of the earth is maximum at the equator and it is comparatively less at the poles, and we know that G is inversely proportional to r square। मतलब रेडियस जितना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू उतना कम, इसलिए यहाँ पर वैल्यू कम, यहाँ पर वैल्यू ज्यादा। मतलब अर्थ पर सब जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेम नहीं। आप ये नंबर याद रखो, ब्लैंक्स में आ सकता है। 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पोल्स पर और 9.78 एट इक्वेटर। अब दूसरी बात, ये तो हमने किसके अलोंग देख लिया? अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ देख लिया। बच्चों, अब जो दूसरा फैक्टर है चेंज विथ हाइट। मान लो ये हमारा अर्थ है, इस अर्थ से 10 मीटर की हाइट से एक एरोप्लेन जा रहा है। इसमें से अब अगर मैं सेंटर लूं अर्थ का, तो यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6,410 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगर 6,400 किलोमीटर इतना डिस्टेंस रहता है तो जी का वैल्यू कितना होता है? हमने फाइंड किया था 9.77 फाइंड किया था। यहाँ पे खाली 10 किलोमीटर बढ़ा है। जब 10 किलोमीटर बढ़ा है तो इतना जो डिस्टेंस है
इससे जी के वैल्यू पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल होगा। कुछ 0.00000000001 का इतना सा ही खाली चेंज होगा। लेकिन जब ये हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर जो आर स्क्वायर है इसका वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उस समय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से एक बहुत ज्यादा हाइट पर, जैसे प्लैनेट और सैटेलाइट वगैरह हैं, इनका जो हाइट है ये सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं, तो उन पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होगा। 10-20 किलोमीटर के सरफेस पर इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक चार्ट देख लो आप कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस वजह से चेंज होता है। सरफेस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस से हाइट 0 हो गया तो वहां पर जी का वैल्यू कितना गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज निकला था, यहाँ से सब जगह से लेकर के एवरेज निकाला तो कितना मिला, 9.8 मीटर पर सेकेंड। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, 8.8 किलोमीटर। तो ये भी 10 किलोमीटर से लगभग कम ही है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून। आपको मालूम होगा कि बलून्स में बैठ करके लोग ऊंचाई पर जाते हैं, कलरफुल बलून देखे होंगे ना। तो जो मैन मेड बलून है इसने मैक्सिमम हाइट कितना अटेन किया, 36.6 किलोमीटर। और उस वक्त उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा था 9.7, कंसिडरेबली चेंज हुआ है। वेदर सैटेलाइट कितने हाइट पे होता है, 400 किलोमीटर पर। अब 400 किलोमीटर पर है तो 9.8 से वैल्यू कितना चेंज हो गया, 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितने डिस्टेंस पे, 35,700 किलोमीटर। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है, 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is less from the surface of the earth, then the change in the acceleration due to gravity is negligible, but if the height is much more, then this change will be considerable. Understood? ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर हमने कंप्लीट किया, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब जो तीसरा फैक्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ध्यान से देखना। चेंज विद डेप्थ। चेंज विद डेप्थ का मतलब क्या है, तो ये मान लो हमारा अर्थ है, रॉन्ग बना दिया मैंने, चर्च शेप बनाते हैं ताकि हमारे माइंड में ये रहे कि हमारा अर्थ जो है पूरी तरह स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अर्थ के अंदर गड्ढा बनाते हुए सेंटर की तरफ, और फिर ये देखते हैं कि वहां पर क्या होगा। बच्चों एक बार फिर से इक्वेशन लिख देता हूं, G = Gm/r² होता है। रेडियस जितना कम होगा G का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो आप सोचो, अगर आप अंदर की तरफ जा रहे हो, समझो आप यहां पर हो, ये पूरा 6400 किलोमीटर है, अगर ये अर्थ है तो यहाँ पे तो ये कम होगा रेडियस, यहाँ पे रेडियस कम होगा मतलब जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमारा सिंपल लॉजिक ये कहेगा कि हाँ, जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे रेडियस कम होता जाएगा, इसलिए जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए। मगर बच्चों होता है इसका उल्टा। अब ये कैसे, आप ये समझो, यहाँ पे जब आप यहाँ पर हो तो उस वक्त जो अर्थ का इफेक्टिव मास है वो खाली इतने ही पोर्शन का कंसीडर किया जाता है। यानी यहाँ पे जो पूरा मास था वो कितना था, 6 × 10⁻24 kg था। यहाँ पे मास क्या हो गया, कम हो गया। रेडियस कम हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, मास भी कम हुआ। अब मास कम होगा तो जी भी तो कम होगा, कि जी किस पे डिपेंड है, मास पर भी तो डिपेंड है।
ये दोनों का कंबाइन इफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, अर्थ का जो इफेक्टिव मास है अर्थ का कम होते जाता है और उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो भी बढ़ने की बजाय कम होता जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है मास एंड वेट। मास क्या होता है? मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। अब बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है जितना अर्थ पे होगा, हम मास को किलोग्राम, इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है, तो हम इसको किस फॉर्म में मेजर करते हैं? किलोग्राम के फॉर्म। तो अगर अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, मून पर चले जाओ वहां पर उसका मास निकालो वो भी 5 kg होगा, किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ हर जगह पर मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो फिर वेट क्या होता है? अब बच्चों ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं, सॉरी वेट कहते हैं। अब आपको ये बात मालूम है कि वो फोर्स कितना होता है? F = ma होता है और यही फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। मतलब W = F क्या होता है? ma। अब ये जो a है ये तो एक्सेलरेशन है, लेकिन जब अर्थ की बात की जाती है तो यही एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? मास एंड g। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वेट क्या होता है? द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज वेट। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है तो बच्चों उसका वेट कितना होगा मालूम है? 5 × 9.8, क्योंकि g का वैल्यू एवरेज कितना था? 9.8, और ये किस में आएगा? न्यूटन में आएगा, क्योंकि ये फोर्स है। तो वेट को हम किस में मेजर करते हैं? वेट को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेकिन हम रोजमर्रा के जो लाइफ में जब भी मास और वेट की बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं ना, शुगर का वेट 5 kg है। एक्चुअली हम किसकी बात करते हैं? मास की बात करते हैं। अगर वेट की बात की जाए तो मुझे कहना चाहिए कि शुगर का वेट जो है, जो भी 5 × 9.8 मल्टीप्लाई करने के बाद आगे इतना न्यूटन है। और हम जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट करते हैं तो हम वेट बैलेंस का यूज करते हैं। समझो यहाँ पर इस वे से 2 पलड़े होते हैं, एक में आप वजन रखते हो, एक में ऑब्जेक्ट रखते हो। तो यहाँ पे दोनों में जो g होता है कैंसिल हो जाता है, तो हम खाली किसका क्या निकालते हैं? उसका मास निकालते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? kg। तो आगे से जब आप कोई चीज खरीदने जाओ तो बोलो कि मुझे इतना मास दे दो, दुकानदार आपको बोलेगा ये क्या बोल रहा है? तो आप बोलो भाई इतना किलो दो, क्योंकि आप सब साइंस की बातें ऐसे वहां पे नहीं बोल सकते हो। आप उसको समझाओगे कि देखिए आप जो बोल रहे हो वो गलत है, आपको उसको वेट नहीं बोलना चाहिए, आपको उसको मास बोलना चाहिए। भाई आगे बढ़ो, चीज नहीं बेचनी है मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखो, मास और वेट को हम इक्वल वे से समझते हैं, मगर मास और वेट में काफी डिफरेंस है। अब बच्चों किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको अर्थ पर हर जगह पे सेम होगा, मास हर जगह पे सेम होगा। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं
तो इक्वेट पोल पर वेट ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मालूम है ना 9.832, 9.77 जी का वैल्यू चेंज हो रहा था। यानी हर जगह पर वेट क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे हर जगह पे अलग अलग होगा, लेकिन मास क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। उसी प्रकार से अगर हम मून पर किसी ऑब्जेक्ट का मास देखें, मान लो अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, तो बताओ मून पर 6 kg है, तो बताओ मून पर कितना होगा। मैं आपको बता दूं, मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। कितना है, 1/6। तो इसका मास यहाँ पे 6 kg है, तो यहाँ पे मास कितना होगा, 1 kg नहीं बच्चों, मास सेम रहेगा। मास कितना रहेगा, 6 kg रहेगा। क्या चेंज होगा, वेट चेंज होगा। अगर यहाँ पे इसका वेट मान लो अभी 6 kg है या 18 न्यूटन इसका वेट है, राइट, तो मून पर इसका वेट कितना हो जाएगा, 1/63 न्यूटन हो जाएगा। यानी जितने फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उसके 1/6 टाइम फोर्स के साथ मून किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। मान लो अगर आपने किसी अर्थ पर कोई फोर्स अप्लाई किया और आपने 1 मीटर की जंप की, उतना ही फोर्स अगर आपने मून पर अप्लाई किया तो आपकी जंप कहां तक जाएगी, 6 मीटर तक जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी। अब यहाँ पे ये बात समझ लो, मास एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन खुद वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन बताना ही पड़ेगा, तो इसीलिए वेट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और मास क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ये सब चीजें आपको ब्लैंक्स में या ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आ सकती हैं। मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको लिखना पड़ेगा फॉल्स। तो ये सब बातें समझने के बाद अगला जो वीडियो रहेगा उसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर जी चेंज होता है, जी डबल होगा, एम डबल होगा, तो क्या आंसर्स आएंगे। तो ये सब चीज़ों का इक्वेशन बना करके मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या असर होगा, अर्थ का मास अगर डबल कर दिया जाए तो जी पे क्या असर होगा, रेडियस हाफ कर दिया जाए तो जी पे क्या असर होगा। ये सब चीज़ें बच्चों हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।